हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो कल जो है वो हमारा बोर्ड एग्जाम है। ओके। और पहला ही बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th का है दैट इज़ इंग्लिश का। और देखो, मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश में टारगेट यही रहता है कि सर हम तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजिली आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप एग्जाम में करोगे तो कहीं ना कहीं ये 40 आउट ऑफ 40 का जो टारगेट है ना वो आप सपना बन के रह सकता है। ओके। और वही मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी कभार ऐसे होता है ना, कोई मिस्टेक हम एग्जाम में कर देते हैं, फिर सर पकड़ लेते हैं, यार अगर इस मिस्टेक के बारे में पहले पता होता ना तो शायद ये मिस्टेक मैं करता ना, और ये 40 आउट ऑफ 40 का सपना जो है मेरा, वो सपना बन के ना रहता, वो शायद रियलिटी बन जाता। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। वो गलती आप ना करो, इसके बारे में पहले अलर्ट देने आया हूँ मैं आपको। ओके। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहले हम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। आपको जैसे कि मान लो ये पैराग्राफ वगैरह आता है, पता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ आता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना होता है ना, मतलब पैराग्राफ को पढ़ के। अब एक बात हमेशा याद रखना, मान लो आपको ये पैराग्राफ आए तो डायरेक्टली पैराग्राफ पे मत कूद पड़ना आप। देखो मैं बताता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, मान लो आप डायरेक्टली पैराग्राफ को पढ़ने बैठ गए। आप है ना पैराग्राफ में ढूंढ क्या रहे हो, आपको जब तक यही नहीं पता तो पैराग्राफ को पढ़ने का फायदा क्या है ना। आप समझे ना मेरी बात। अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो पैराग्राफ तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट अगर आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि पैराग्राफ को आप डायरेक्टली पढ़ने लग जाओ। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप इस पैराग्राफ में ढूंढ क्या रहे हो, तब तक पैराग्राफ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन रीड करो। ओके। और क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसका आंसर आपको डायरेक्टली एक नजर में पैराग्राफ को देखकर ही पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन जो है किसी किंग के बारे में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और ये पूछा है कि किंग की एज कितनी है या कब किंग जो है वो पैदा हुआ था। तो किंग जो है मान लो 1998 में पैदा हुआ था, तो ये वर्ड जो है 1998, तो ये पैराग्राफ में तो आपको बिल्कुल अलग से दिखेगा। तो आप बिल्कुल अलग से इसको अलग से लिख देना। वैसे ही तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको डायरेक्टली ही मिल जाएगा पैराग्राफ के अंदर, बिल्कुल देखते ही। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद पैराग्राफ की तरफ देखना है और उसका आंसर निकालना है, क्योंकि अपने को मार्क्स चाहिए, है ना। हम इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे पैराग्राफ, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं पैराग्राफ। दूसरी बात ये मैं बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10। तो हुआ क्या था, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, जैसे कि मान लो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। अब एक बच्चा कंफ्यूज है कि आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी वो कंफ्यूज है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा या यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा। ओके। तो हमारे टीचर ने कहा कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कभी दो लाइनों में जो बिल्कुल आसपास हो उसमें कंफ्यूजन है कि ऊपर वाली लाइन आंसर होगी या नीचे वाली लाइन, तो आप दोनों लिख कर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी की आती है उसके अंदर जो आंसर लिखा होता है ना वो होना चाहिए जो आपने आंसर लिखा है। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से एक लाइन में, मतलब दोनों लाइन में आप कंफ्यूज हो तो दोनों ही लिख कर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वो अलग बात है कि मान लो एक लाइन आपने यहाँ से उठाई, एक लाइन यहाँ से उठाई, तो कोई कनेक्शन भी बैठना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कनेक्शन ही ना बैठे। तो आप कनेक्शन बैठा देना। ठीक है। अगर आप दो लाइन में कंफ्यूज हो तो। ओके। और अगर पास पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे से लिख देना थोड़ा सा। ओके। मतलब सेफली चलना है, यानी जो आंसर आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये वाली लाइन हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है, वो आपके आंसर में जरूर आनी चाहिए। ओके। आई होप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो बात है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गई हो। ओके। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन देखना, उसके अकॉर्डिंग फिर ढूंढना है अपना आंसर। ओके। चलो, अब आते हैं सेकंड चीज पर, दैट इज लेटर। अब लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, इंक्वायरी के लेटर की, ऑर्डर की लेटर की, और मैक्सिमम बच्चों को वैसे भी आता होगा। ठीक है। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, ठीक है, उसके बाद जो रिसीवर का एड्रेस आता है यहाँ टू दी प्रेजेंट प्रेजेंट वगैरह, फिर उसका एड्रेस वगैरह। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन वगैरह, डियर रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। ठीक है। उसके बाद वो पूरा का पूरा जो है वो आपको लिखना होता है, बॉडी वगैरह। उसके बाद नीचे या यू आर फेथफुली वगैरह, थैंकिंग यू करके ये होता है। ओके। इसमें ना एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी है ना अपना जो लेटर है ना, ठीक है, वो बीच से स्टार्ट मत करना। मैं समझाता हूँ। मान लो ये शीट है आपके पास, ऐसे दो शीटें होती है ना, एक इधर साइड एक इधर साइड। मान लो आपका आंसर जो है वो यहाँ तक खत्म होता है। अब आप सोच रहे हो कि यहीं से स्टार्ट कर दूं, टू दी प्रिंसिपल या ऐसे कुछ, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लेटर वगैरह लिखने लग गया।
फिर नेक्स्ट पेज पलट के, ये बहुत ही गलत हरकत होती है बच्चे, ये बहुत ही खराब होता है। आपको अगर अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना है ना तो ऊपर से स्टार्ट करे करो, हमेशा लेटर ऊपर से स्टार्ट करे करो। मान लो यहाँ पर थोड़ी सी जगह रह गई, छोड़ दो उसको, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दो, बट हमेशा लेटर को ऊपर से स्टार्ट करना। और हमेशा यही प्रेफर करा जाता है कि इस वाली शीट से स्टार्ट करना, क्योंकि जब आप इस वाली शीट से स्टार्ट करते हो तो यहाँ तक आंसर, मान लो ये वाली शीट आपकी भर गई, तो यहाँ पर जो आंसर है वो दिखेगा। मतलब ऐसे नहीं हो कि टीचर को शीट पलट के देखनी पड़े लेटर के केस में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये टीचर के दिमाग पे बहुत इंपैक्ट डालती है। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सीरियल वाइज। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश के एग्जाम में, मेरे को लगता नहीं है कि वो सीरियल को मतलब नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम बच्चे सीरियल वाइज क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। ठीक है, देखो करना भी यही है आपको, ऐसा नहीं करना आपको कि डायरेक्टली आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत गलत चीज़ होती है। या तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर लो कि सेक्शन ए कर लो पहले, सेक्शन बी कर लो, सेक्शन सी कर लो, या पहले सेक्शन ए करा फिर सेक्शन सी कर दो, या सेक्शन डी कर दो फिर सेक्शन बी कर दो, ऐसे कर लो। बट बहुत ही ज़्यादा जंबल मत करना। थोड़ा बहुत जंबल चलता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 करा, फिर 3 कर लिया, फिर 2 कर दिया, फिर 4 5 6 कर लिया, इतना थोड़ा बहुत चलता है। बट ऐसे ना हो कि आप बिल्कुल ही जंबल कर रहे हो कि आपने पहला क्वेश्चन करा, उसके बाद 9th करा, फिर उसके बाद 12th करा, फिर आप आ गए क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही गलत तरीका होता है जंबल करने का। तो इस बात का ध्यान रखना कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपको जंबल भी करना पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके जंबल मत करना, क्योंकि इससे टीचर के दिमाग पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और बोर्ड है आपके, पता ही है आपको, टीचर को सिंपल सा यही बात दिमाग में आएगी, इसको यही नहीं पता, बट मतलब ये सोचेगी टीचर कि इसको यही नहीं पता कि यार अपना आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के आंसर को कैसे अटेम्प्ट वगैरह करना है, कैसे करना है, तो इसने क्या आंसर सही लिखा होगा। तो ये एक इमेज चढ़ जाती है टीचर पे। ठीक है, समझ आ गया ना। चाहे वो बच्चा सही में बहुत इंटेलिजेंट हो, उसने बहुत अच्छे से आंसर लिखा हो, चाहे आपने, बट अगर टीचर के दिमाग में अगर चढ़ गया बच्चा तो समझ ही सकते हो, फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। कभी कभार आप डायरेक्टली इमेज बना लेते हो ना, टीचर इमेज बना लेगी। तो जंबल नहीं करना। ओके, कम से कम करना है, या सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को है ना बहुत ही केयरफुली रीड करना है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो कभी कभार है ना क्वेश्चन को आधा ही पढ़ते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। आपको मान लो क्वेश्चन आए कुछ भी, और 2 नंबर का क्वेश्चन आए और आपको लग रहा है यार इसको तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, तो आप उस क्वेश्चन में वो बिल्कुल बड़ा सा लिख कर आ गए, जो कि 5 नंबर का सोच कर लिख कर आ गए आप, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। मैक्सिमम 2 मार्क्स है, 2 ही तो मिलेंगे आपको अगर आपने बिल्कुल भी सही लिखा होगा तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी कभार 2 नंबर के क्वेश्चन में आप अगर 5 नंबर के क्वेश्चन तक का टाइम लगा दोगे, तो एंड में जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा लास्ट सेक्शन में, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम बहुत लिमिटेड है। और लेटर में भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेटर जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दो। ये बात मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ कि लेटर जो होता है वो जितना प्रिसाइज हो, टू दी पॉइंट हो, उतना ही अच्छा होता है। आपको आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी। आपको 1 या 1.5 पेज में अपना लेटर जो है वो ख़त्म कर देना है। इससे ज़्यादा मत बढ़ाना लेटर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, ये बात आपको पता चल गई है कि जो भी आपका मान लो क्वेश्चन आए उसको केयरफुली रीड करना है और कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। और लास्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स में लिखना है यार। पॉइंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड को अंडरलाइन करना अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। अगर आपको लगता है कि टीचर की में ये वाला जो वर्ड है, टीचर यही आपके आंसर में ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मान लो आपको कुर्ग के बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह आता है। ठीक है, तो कुर्ग में आपको पता है कि वो जो मान लो फीचर आ जाता है कि वहाँ के लोगों का क्या है, तो वो मार्शल मैन है। तो आपको लगता है कि टीचर मार्शल मैन वाला जो वर्ड है वो ढूंढ रही है आपकी शीट में, तो पहले ही अंडरलाइन कर दो उसको। टीचर के लिए आपको आसान बनाना है। याद रखना, आप है ना अपना पेपर करके नहीं आ रहे, आप ये भी चीज़ ध्यान रखना कि सामने वाले को चेक भी करना है आपका पेपर। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग जो है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, ज़्यादा नहीं लिखना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई हो। ठीक है, बाकी तो आपके आंसर फॉर्मेशन पर निर्भर करता है कि आप कैसे आंसर फॉर्म करोगे। एंड आई होप कि आपने थोड़ा सा लिख लिख कर प्रैक्टिस करी भी हो, है ना। 2-3 क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करी हो कि आपको आंसर कैसे लिखना है। बाकी यार मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। मेरे को पूरा भरोसा है
कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे आप। ओके, दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेज़ है। बाकी कोई अगर आपका सजेशन हो या आपको लगता हो कि सर ये चीज़ और है जो हमको करनी चाहिए और यहाँ मेरे को दिक्कत आती है और बाकी बच्चों को भी आ सकती है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि एक बच्चे की दुविधा एक बच्चा ही समझ सकता है, समझ रहे हो? तो अभी आप 10th में पढ़ रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद वो प्रॉब्लम किसी और स्टूडेंट को भी आ रही हो, और उसको अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर ये वाली चीज़ें भी हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ज़रूर बताना, ठीक है? चलो जी। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? वैसे मैं आपको ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम के बाद देखना उसको, बट चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रख लो। अलग अलग है, जैसे मेन पॉइंट टेक है, ठीक है? मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, ठीक है? मेन पॉइंट गेमिंग सब्सक्राइब करके रख लो। अभी वीडियो एक्सपेक्ट मत करना एग्ज़ाम से पहले, नहीं डालूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं डालूंगा, ठीक है? चलो, बाकी जो मेन पॉइंट टेक का उसको सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारा दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग चैनल भरत कुमार खोरवाल वाला, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। आज तो मैं इस पर लाइव आऊँगा ही आऊँगा, इतने दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि आप ही के लिए मटेरियल वगैरह रेडी करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है? चलो, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक। अच्छा, एक और बात यार, ये है ना सपोर्टिंग मटेरियल है जो आपके सामने दिख रहा है ना, सपोर्टिंग मटेरियल है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज चुका हूँ। टेलीग्राम का नाम आपको पता ही है, मेन पॉइंट स्टडी 10 मेन पॉइंट, मेन स्पेस मेन लिखना है, फिर स्पेस दे के पॉइंट लिखना है, फिर स्पेस दे के स्टडी लिखना है, फिर 10 लिखना है, तो आप मेन पॉइंट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, ठीक है? चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। दोबारा से आपको ऑल द वेरी बेस्ट।